इस शो के सभी गेस्ट, घटना या खबर काल्पनिक नहीं है। किसी भी तरह का हो हल्ला, गाली गलौज या बेमतलब की बहस यहाँ प्रतिबंधित है। किसी भी लिंग, जाति या धर्म को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। हम पूरी रिसर्च और तर्क के साथ इसलिए चर्चा करते हैं ताकि झूठ से पर्दा उठ सके और सच आपके सामने आए। धन्यवाद। मजहब ऐसी चीज नहीं कि खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडर्स का है, जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है 100% रिसर्च वाला शो सत्य की विजय। हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अटेंशन प्लीज। गांधीनगर से दिल्ली तक का सफर बीजेपी 2024 में पूरा हुआ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल की दूसरी बार ताजपोशी हो गई। भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले पटेल ने सितंबर 2021 में पिछले कार्यकाल के लिए शपथ ली थी, यानी उनका ये मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरा कार्यकाल है। भूपेंद्र पटेल के अलावा 16 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, यानी 16 मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। साथ ही करीब 200 संत भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यानी भारतीय जनता पार्टी ने शपथ में शक्ति प्रदर्शन के जरिए गुजरात में 2024 के दर्शन करा दिए। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात गुजरात में क्या हुआ आज वो देख लेते हैं। गुजरात में 7वीं बार बीजेपी सरकार भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 18वें मुख्यमंत्री वो बन गए हैं भूपेंद्र पटेल। 16 विधायकों को मंत्री बनाया गया, जिसमें 6 नए चेहरे शामिल हैं। 8 कैबिनेट, 6 राज्य और 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया। उनको स्वतंत्र प्रभार की शपथ मिली है। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल थे। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब भी शामिल थे और बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 200 से ज़्यादा संत भी इस कार्यक्रम में हिस्सा बने। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का 2017 की तुलना में मुसलमानों को छोड़कर सभी वर्गों के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन बढ़ा। एक सर्वे के मुताबिक ओबीसी, पाटीदार और उच्च जातियों ने यानी सवर्णों ने बीजेपी को जमकर वोट किया। पाटीदारों और सवर्ण मतदाताओं की तुलना में पार्टी को ओबीसी समुदाय का थोड़ा कम समर्थन मिला। आइए आपको दिखाते हैं कि बीजेपी को इस बार किन वर्गों से कितना समर्थन मिला है। बीजेपी को सवर्णों का 62% वोट मिला है। ये स्टडी के हिसाब से है कि 62% सवर्णों का, अपर कास्ट का मिला है। पाटीदारों का 64% और कोली का 59% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। दलितों का 44% और आदिवासियों का 53% वोट भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में गुजरात में मिला है। बीजेपी को 14% मुसलमानों ने भी वोट किया है। ये स्टडी के हिसाब से दावा किया गया। जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ वहाँ यूसीसी का दाव। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का ये नया प्रयोग और ये प्रयोग सफल भी हो रहा है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनावों में भी ये दाव चला जाएगा और क्या 2024 में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी का ये नया प्रयोग है क्या। बीजेपी का ये नया प्रयोग चुनाव फतह करने के लिए, जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी समान नागरिक संहिता पर जोर दे रही है और जहां जहां राज्यों में चुनाव होते हैं वहां वो इस पर काम कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि जहां बीजेपी सरकार वहां यूसीसी पर विचार, यानी ये बीजेपी अध्यक्ष का कहना है। और जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में यूसीसी लागू करने का टाइम आ गया है। ये बात राजनाथ सिंह ने कही है। उत्तराखंड, असम, गुजरात और हिमाचल चुनाव में यूसीसी का दाव रखा था। जहां चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी उन राज्यों में यूसीसी की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को सभी राज्यों में सफलता
मिली है। गुजरात चुनाव 2024 के फाइनल मुकाबले से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा, यानी सेमीफाइनल मैच में बीजेपी को शानदार जीत मिली। ऐसे में सवाल है कि फाइनल मुकाबले में क्या होगा। जानने से पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि 2019 के फाइनल का क्या रिजल्ट रहा था। तो चलिए अब आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा वो दिखाते हैं कि इस चुनाव में 7 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड ये राज्य हैं जहां पर सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रही थी। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दमन और दीव, तो 7 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कुल 10 जगहों पर बीजेपी ने 100% सीट लोकसभा की हासिल की थी। क्लीन स्वीप वहां पर किया था। ये 2019 का जिक्र हम कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही थी भारतीय जनता पार्टी की। अब बात कांग्रेस के प्रदर्शन की कर लें तो कांग्रेस के प्रदर्शन में 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां आपने देखा 10 राज्यों में क्लीन स्वीप था, वहां 11 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। देख लेते कौन से राज्य हैं जहां 2019 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, यानी 0 सीट्स रही। उनमें गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वो सारे प्रदेश तो होंगे ही जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। ऐसे 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास तो ऐसे 10 राज्य थे क्लीन स्वीप के, लेकिन कांग्रेस के पास 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ उनकी परफॉर्मेंस 0 रही है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, ये भी वो राज्य हैं जहाँ पर कांग्रेस को 0-0 रहा परफॉर्मेंस 2019 में। तो कुल मिलाकर 15 जगहों पर कांग्रेस जो है क्लीन 0 रही थी और भारतीय जनता पार्टी 10 जगहों पर क्लीन स्वीप किया था। आज दिन में 2 बजे गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ ग्रहण किया भूपेंद्र पटेल साहब के साथ, और 16 जो मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली। उनको एक बार देख लेते हैं। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ईश्वर में सौगंध लऊं છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ શ્રી ચંદનસિંહ રાજપૂત અને હું गुजरात राज्य गुजरात में बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत यूं ही नहीं है। दरअसल 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 99 सीटों पर सिमट गई थी। सत्ता में आने के बाद से पहली बार उसकी सीटें 100 से नीचे रहीं। इससे लीडरशिप ने सबक लिया और 2022 में जीत की तैयारी 1.5 साल पहले शुरू कर दी। चुनाव पहले से गृह मंत्री अमित शाह ने बूथ लेवल पर हो रही तैयारियों का रोज फीडबैक लेना शुरू कर दिया। उन्होंने हर दूसरे दिन बूथ लेवल पर मीटिंग की, कैंपेन्स का रिव्यू किया। जो जगह रैली के लिए चुनी गई उन्हें क्यों चुना गया, इस पर शाह ने डिटेल्स में डिस्कशन किया, तब जाकर ये जीत मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गुजरात चुनाव से विपक्ष कुछ सीख लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकना वाकई मुश्किल काम है? और क्या 2024 में यूसीसी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से दीपक रजानी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक देश रतन निगम साहब हमारे साथ हैं और सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, आपसे पहले समझना चाहता हूँ कि आज जो हुआ, कुछ नए चेहरे आए, कुछ ऐसे चेहरे जिनकी उम्मीद थी कि वो शपथ लेंगे वो नहीं आए, और जो 156 सीटों की जीत हुई है, ये 56 इंच का सीना 156 सीटों का सीना बन गया है। ये 2024 तक ले जाने के लिए आसान रास्ता बना रहा है? बिल्कुल, गुजरात में बीजेपी के लिए रास्ता आसानी है।
पिछले कई चुनाव में हम देखते आ रहे हैं कि बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। और आज भी आप देखिए विजय जी, तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जनता को एक अच्छा मैसेज दिया, छोटा परिवार सुखी परिवार। कल तक ऐसा लग रहा था कि 25-26 मिनिस्टर्स भूपेंद्र भाई पटेल की सेकंड इनिंग्स में आएंगे, लेकिन सिर्फ 16 मंत्रियों को ही लिया गया। जिन चेहरों की बातें चल रही थी वो चेहरे नहीं आए, नए चेहरे आए। लेकिन उसके बावजूद भी जो सोशल इंजीनियरिंग हुआ है विजय जी, वो भी बहुत ही बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग हुआ। इस 16 लोगों में पाटीदार है, कोली समुदाय के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं, SC है, ST है, ब्राह्मण है, बनिया है। तो कुल मिला जुला के कम डिस्ट्रिक्ट से लोग लिए गए, लेकिन एक कास्ट कॉम्बिनेशन। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि पहले ज्ञाति समीकरण बोला जाता था, लेकिन बीजेपी इसको सोशल इंजीनियरिंग बोलती है। बहुत बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग किया, कम किया लेकिन मींस के बहुत अच्छा किया। और ऐसा बोला जा रहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये आधार पे ये आज उसका गठन हुआ है। लेकिन दीपक जी, दो बड़े नाम जो थे, जो दिल्ली में बड़े नाम समझ में आते हैं, हार्दिक पटेल का, अल्पेश ठाकुर का, और एक जीतू वाघानी साहब का, ये नाम शपथ ग्रहण में नहीं दिखे। क्या बड़ी वजह आप इसकी मानते हैं? मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई ने नए चेहरों को ज्यादा हाईलाइट किया है, और अभी ऐसा लग रहा है कि 2024 तक यही मंत्रिमंडल चलेगा। 2024 के बाद शायद उसमें एक्सपेंशन होने की उम्मीद है। 26-27 लोग इस टीम में ले सकते थे, लेकिन 16 पे गाड़ी रुकी हुई है। और जिन जिन सीटों पे कांग्रेस का दबदबा था, वहां पे जिन प्रत्याशियों ने हराया है, ऐसे प्रत्याशियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। कल रात से ही लगता था जीतू वाघानी, जयेश रादड़िया, शंकर चौधरी, अल्पेश ठाकुर, ये सारे लोगों के नाम चल रहे थे कल रात तक मीडिया में, सोशल मीडिया में। जब सुबह लिस्ट आई तो ये सारे नाम नहीं थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात विजय जी ये है कि कभी यहाँ पे बगावत नहीं होती है, सब लोग एक ही राह में बोलने लगे कि हाईकमांड ने जो फैसला किया है वो सही है। तो एकदम एक डिसिप्लिनरी बात देखने को मिली। दूसरी बात, जो 3 बगायती प्रत्याशी जीते हैं, तीनों बीजेपी से जीते हैं, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बीजेपी के लिए गुजरात, मैंने तो पहले ही आपको बोला था प्रोग्राम में कि गुजरात में बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा हो गया। कभी भी शायद आपके मन में सवाल था जब हम चुनाव से पहले डिस्कस करते थे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बीजेपी इतनी स्ट्रांग है विजय जी, तो सारे चुनाव बीजेपी जीतती आ रही है। तो मेरे ख्याल से 2024 का राह भी उनके लिए आसान ही हो सकता है। जी, निगम साहब, देश रत्न निगम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निगम साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को कैसे देखते हैं? और दीपक कह रहे हैं कि 2024 की जो राह है वो भी आसान है। जी विजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है वो स्पष्ट आह्वान है 2024 का। अंग्रेजी में से क्लैरियन कॉल कहते हैं, जो कि बहुत जिसको कहते हैं मजबूती से भाजपा ने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा, अमित शाह ने पिछले जब चुनाव हारे क्या थे, 99 सीटें जब आई थी, तब ही अमित शाह ने डिक्लेयर कर दिया था 150 का टारगेट, अगर आपको याद होगा। और उस टारगेट को जिस तरीके से इन्होंने पूरा किया है इस बार, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां की कांग्रेस का वर्चस्व हुआ करता था, जैसे जनजाति के वोट बैंक था जो, वहां पर दलितों में, यहाँ तक कि मुसलमानों में इतना ज्यादा नहीं है, कम हुआ है, 14% जैसा ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन जो आह्वान है वो बड़ा स्पष्ट है कि केंद्र में जो रास्ता जा रहा है, जो सरकार 2024 में बनेगी, उसका रास्ता गुजरात दिखा रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। और बहुत जिसको कहते हैं कि इस स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है। दूसरा, देखिए, हिमाचल का लोग उदाहरण दिया करते हैं। हिमाचल में अगर गुटबंदी नहीं होती भाजपा में, और 1% से कम वोट का डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, तो मैं और 19 सीट का फर्क पड़ गया, तो मैं समझता हूं अगर वो थोड़ी गुटबंदी नहीं होती और वहां के कुछ नेता पार्टी को प्रथम, हम स्वयं को पार्टी के बाद रखते, तो मैं समझता हूं कि आपको हिमाचल की कहानी भी कहीं और होती। तो ये भी जिम्मेदारी तो निगम साहब पार्टी के नेताओं की है ना, ये हमारी थोड़ी है। विजय त्रिवेदी और निगम साहब की थोड़ी है जिम्मेदारी की पार्टी में गुटबंदी थी, ये एक्सक्यूज कैसे चलेगा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये एक सीख है, भाजपा के लिए भी एक सीख है कि अगर गुटबंदी हो रही है तो उसका आपको
बहुत ही स्पष्ट तरीके से निवारण करना होगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते। वरना ऐसे ही 1% पे, क्योंकि हमारा अगर चुनाव का प्रक्रिया देखे ना, उसमें 1% से 19 सीटों को फर्क पड़ गया, वो भी एक अलग विषय हो सकता है चर्चा का। लेकिन ये जो गुटबंदी है, इसमें आपको स्पष्ट करना होगा, अनुशासनहीनता अगर आई है तो बड़े स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं, निर्णय लेने पड़ेंगे। जिसने गुटबंदी करी है, जिसकी वजह से वहां हार हुई है, उसकी जिम्मेदारी वहां पे बताना कि तुम जिम्मेदार हो, और कोई ना कोई अनुशासन की कार्रवाई उनके खिलाफ करनी। सर, आपने कहा, दीपक जी ने भी कहा कि 2024 का रास्ता इस चुनाव के नतीजे से साफ हो रहा है। क्या इस नतीजे से ये भी साफ हो रहा है कि अब पार्टी को मुसलमानों के अलग करके ही जाना है जीत के लिए? क्योंकि आपने यहाँ पर उनको दिया नहीं, टिकट दिया नहीं, जीते नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नहीं, तो 2024 का रास्ता भी ऐसे ही चलेगा? जी देखिए विजय जी, मैं बड़ा साफ कर दूं, जो हिंदुत्व की फिलॉसफी है, दर्शन है या विचारधारा है, वो सबको साथ लेके चलती है। लेकिन भाजपा से अगर कोई मुसलमान खड़ा होता है, ये देखा गया है कि वो जीतता नहीं है। तो आप इलेक्शन जो जीत रहे हैं, वो आप एक प्रतिस्पर्धा है आपस में पार्टियों के बीच में, तो वो इलेक्शन चुनाव जीतने के लिए होती है। तो इंट्रोस्पेक्शन की भी तो जरूरत होती है सर, इंट्रोस्पेक्शन की भी तो जरूरत होती है। देखिए ऐसा इंटरेस्ट वहां ऐसा नहीं कि भाजपा में मुसलमान कार्यकर्ता नहीं है, बहुत हैं, लेकिन अभी उस स्तर पर नहीं आए कि वो चुनाव जीत सके। ठीक है, 14% अगर वोट आ रहा है तो ऐसा नहीं आ रहा है कि वो शून्यता में मिल रहा है उनको। ठीक है, तो वहां पर धीमे धीमे एक लीडरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। जो आएंगे लोग निकल के आएंगे। जफर सरेश वाला है, चाहते तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो मोदी जी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। जी जी। तो अगर इस तरह के लीडरशिप अगर आके वो इंटरेस्ट ले, तो मैं समझता हूं कि कल ना कल कोई ना कोई ऐसा नेता वहां अवश्य आएगा जो कि भाजपा को सीट जीत के देगा। ठीक है, ताहिरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ताहिरा हसन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुसलमानों पर और महिलाओं पर बहुत काम करती रहती हैं। ताहिरा जी, आपका क्या प्रतिक्रिया है जो गुजरात के चुनाव के नतीजे हैं उस पर? देखिए, गुजरात के चुनाव के नतीजे जो हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली मॉडल कुछ लोग कह रहे हैं जीत गया, फिर यहाँ पे गुजरात मॉडल, ये मॉडल क्या है? ये मुझे नहीं लगता। अभी बात हो रही थी कि हिंदुत्व, अभी इससे पहले जो पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि ये हिंदुत्व जो है सबको मतलब इंक्लूसिव है, ये सबको लेके चलता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, वो तो संविधान से चलता है, बाबा साहब की। अभी 6 दिसंबर को इतना ज़्यादा बाबा साहब की टीचिंग्स को, इस सब का पे सेमिनार्स हुए, तो वहाँ पे इस संविधान में हिंदुत्व या इस्लामित्व कहाँ फिट बैठता है? तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो मुझे लगता है इसमें तो बात ही नहीं होनी चाहिए कि क्या इस्लाम कह रहा है, क्या हिंदुत्व कह रहा है। बात ये होनी चाहिए कि संविधान में सबको बराबरी मिलनी चाहिए जी। और जो गुजरात इलेक्शन है, उसमें देखिए जिग्नेश मेवानी ने कहा भी इस बात को कि कांग्रेस ने उनको ठीक से उनका यूज़ नहीं किया। उनको जहाँ पर उनको भेजना जाना चाहिए था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सभाओं में संबोधित करने के लिए भेजना चाहिए था, वो कांग्रेस ने नहीं किया जी। आम आदमी पार्टी भी जो लड़ी, वो भी बहुत सुपरफिशियल तरीके से, आप देखिए, खाली वो दिल्ली मॉडल करते रहे। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ज़मीन पे कोई बहुत काम किया हो। उनकी बहुत सी चीजें, कमियां बेशियां जो लॉजिक है वो सामने भी निकल के आई। लोगों का कहना है कि वोट भी काटा। नहीं, ये बीजेपी की जिम्मेदारी में तो नहीं आता ना जी, कि आम आदमी पार्टी ठीक से न लड़े, कांग्रेस जिग्नेश मेवानी को नहीं प्रचार में भेजे। बीजेपी की जिम्मेदारी में नहीं आता। बीजेपी ने जमीन पे काम किया जी। देखिए, बीजेपी ने जमीन पे काम किया, सारे कार्यकर्ता उतार दिए जी। उनके सारे कार्यकर्ता एक मतलब एक कोने कोने में जाने लगे, रिमोट एरिया में जाने लगे, वो ट्राइबल्स में भी जा रहे हैं, वो ओबीसी में भी जा रहे हैं, वो दलितों में भी जा रहे हैं। तो जाहिर है इसमें तो अपोजिशन की कमी रही है जी। तो इससे 2024 तक का क्या मैसेज आपको है? लेकिन मॉडल जो कहते हैं, मॉडल क्या है भाई? मॉडल क्या है इसमें? लेकिन 2024 तक के लिए क्या मैसेज आपको दिख रहा है इस जीत में, गुजरात की जीत में? 2024 तक मैं फिर कहूंगी, अगर काम करेगी अपोजिशन पार्टी, काम करेगी तो जनता वोट देगी। ऐसा नहीं है कि सारे का सारा % वोट जो है वो एक पार्टी किसी को जा रहा है जी। काम तो कीजिए जमीन पर, आप लोगों के पास जाइए, काम कीजिए। जो मार्जिनलाइज क्लास है उनके पास जाइए, काम कीजिए ना, उनके बीच में कनेक्ट कीजिए, जमीन पे काम कीजिए। मेरा मतलब है जी, निगम साहब, अगर आप जमीन पे काम नहीं करेंगे
तो ऐसा ही रिजल्ट 2024 में भी और 2027 में भी और फिर उसके आगे भी आएगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जब तक आपका कार्यकर्ता आशुतोष भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी भी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, निगम साहब आपके पास आता हूं मैं। आशुतोष, आप चुनावों को बहुत बारीकी से समझते भी हैं और हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत गंभीरता से देखते भी हैं। 2022 के जो चुनाव नतीजे हैं गुजरात और हिमाचल, इसको आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? राजनीति में तो एक हफ्ते में भी बहुत कुछ हो जाता है, तो अभी से कैसे कह दे कि हम कि 2022 में नहीं, आज जो रिजल्ट आया उसका एक एनालिसिस तो आप करते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ कि 2024 में क्या होगा, अभी से कैसे उसकी बात कर सकते हैं। बहुत कुछ अभी होना बाकी है। लेकिन जो गुजरात का चुनाव है, इसको भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार बिल्कुल एक अभूतपूर्व नतीजे के तौर पर पेश कर रही है जी, और इस तरीके से पेश कर रही है कि 2024 में भी यही होने वाला है जी। मैं इससे पूरी तरीके से असहमत हूं जी। इसलिए असहमत हूं क्योंकि जो चुनाव हुए वो सिर्फ गुजरात में चुनाव नहीं हुए। इस चुनाव के 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर गुजरात है, दूसरा चैप्टर हिमाचल प्रदेश है, तीसरा चैप्टर आपका दिल्ली का एमसीडी है, चौथा चैप्टर 5 बाईपोल्स राज्यों के 7 बाईपोल्स है। अगर मुझे अंक देना हो तो मैं साफ तौर पर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 1-3 से मैच हार चुकी है, सीरीज हार चुकी है जी। आप लेकिन आप इसको 182 में से 156 सीटें जीतने को दरकिनार करना चाहते हैं? मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं जी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी एमसीडी में, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी एमसीडी में, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो अगर आप 3 में से 2 जगह अपनी सरकार गंवा रहे हैं तो आप ये ढिंडोरा कैसे पीट सकते हैं कि हमको सब जगह स्वीकार कर लिया गया है जी। भले ही एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को उस तरीके से जीत नहीं हासिल हुई जिस तरीके से जीत हासिल होनी चाहिए, जिस तरीके के उम्मीदवार लगा के बैठे हुए थे जी। लेकिन हार तो हार होती है जी। आपको 104 सीटें मिली, उनको 134 सीटें मिली। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भले ही जीत का फासला 0.9% वोट शेयर रहा हो, 34% वोट का 34,000 वोट का फासला रहा हो, लेकिन हार तो हार है और 6% वोट हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का गिरा है जी। 5 राज्यों के 7 विधानसभा में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है। उड़ीसा की पदमपुर 45,000 वोट से हारी है, मैनपुरी में 3.25 लाख वोट से हारी है, इसके अलावा खतौली हारी है, साथ ही साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो बाईपोल है उसमें हारी है। तो हम ये कैसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी की सर्व स्वीकारोक्ति है? तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्यों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की जिताने की क्षमता कम है। लोकसभा के अंदर वो जीत जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आज मुझे कोई तस्वीर खींचनी हो तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 जो है वो बहुत उत्साहजनक फैसले लेकर आने वाला नहीं है। चलिए इस पर चर्चा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 बड़े राज्य हैं। इन 4 बड़े राज्यों में क्या भारतीय जनता पार्टी 4-0 से जीत सकती है क्या? हूँ भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। अटेंशन प्लीज, गांधीनगर से दिल्ली तक का सफर बीजेपी 2024 में पूरा देखिए, आशुतोष की इस बात से तो मैं सहमत हूँ, हार होती है, लेकिन अगर उसकी विवेचना करी जाए, विश्लेषण किया जाए तो एक साफ होता है। एमसीडी के इलेक्शन में 2020 में जो असेंबली चुनाव हुआ था दिल्ली में, उसमें आम आदमी पार्टी ने 64 वार्ड खो दिए हैं, जिसमें से 51 भाजपा के पास आ गए हैं। तो विश्लेषण से यह भी साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपना जो क्षेत्र है उसका दायरा सीमित हुआ है इस एमसीडी के इलेक्शन में। और हार मैं ये नहीं कहता, लेकिन बीजेपी का जिस तरह से बोला जा रहा था पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा, वो नहीं हुआ। बीजेपी ने दिखाया कि उनका वोट शेयर वहीं का वहीं है, उनका जो कोर वोट है। तो इसलिए तो एक तरीके से बीजेपी को आपको वो देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर आप देखें 2019 में जब आपका इलेक्शन हुआ था, असेंबली का जब इलेक्शन हुआ 2020 में, और
सारी की सारी सीटें फिर लोकसभा की भाजपा के पास आ गई जी। थी। तो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो 2024 के लिए कर रहे हैं, लोकसभा के लिए कर रहे जी। हैं, राज्यों की नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कहा था पिछले जब राज्यों के चुनाव हुए थे, उसमें से 4 राज्य आ गए थे 5 में से जी। भाजपा के पास। तो वो भाजपा अपनी जगह कायम है, उनका कोर वोट वहीं का वहीं है और उसमें जुड़ता जा रहा है बाकी वोट। जी। तो रास्ता बड़ा साफ है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा, हिंदुत्व की बात उठाई गई थी। जी। देखिए, हिंदुत्व में हमेशा से बोलता हूं, एक सांस्कृतिक और भौगोलिक धारणा है। इस्लामित्व क्या है? इस्लामित्व क्या कहता है? हम सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी काफिर हैं। तो इन दोनों की आप तुलना नहीं कर सकते। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। हिंदुत्व में कोई धर्म कहीं से नहीं जुड़ा हुआ है, समावेशी है, सबको हम लेके चलते हैं। इस विषय में हमारी आशुतोष से हमको याद है, एक फ्लाइट में हम दोनों जा रहे थे, हमने इस विषय पे लंबी चर्चा करी थी इस विषय पे। और ये सारी चीजें हैं। और दूसरा, ये जो इसको हर चीज पे देखिए नैरो नहीं देखना है। काम बोलेगा, जो काम करेगा वो जीतेगा, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो कहीं हो। तो काम अब पहले एक देखिए बहुत बदलाव आया है आज के इलेक्शन में विजय जी, कि पहले लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते थे, इलेक्शन एंटी इनकम्बेंसी पे होता था। एक पैराडाइम शिफ्ट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इतना जबरदस्त बदलाव है कि लोग अब प्रो इनकम्बेंसी की बात करते हैं, जो कि पहले 2014 से पहले कभी नहीं देखा गया। इस बदलाव को जो इग्नोर करेगा, ध्यान नहीं देगा, मैं समझता हूं वो टिक नहीं पाएगा आज की डेट। जी, एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी 1 साल पहले ही खत्म कर देती है, पूरी सरकार और मुख्यमंत्री बदल के, कैबिनेट बदल के। आशुतोष जी, वो तो स्ट्रेटजीज रहेंगी। निगम साहब ने एक बात का जिक्र किया कि भाई हम 2024 के लोकसभा चुनावों की चर्चा कर रहे हैं, और आप भी मानते हैं या आप नहीं भी मानते होंगे, ज़्यादातर लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनावों में जो लोकप्रियता है या वोट लेने की ताकत है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है विधानसभा चुनावों के। ठीक है, और यदि 2019 के चुनाव के नतीजे देखूं तो मैं ये देख रहा हूँ, नतीजों की बात नहीं कर रहा कितनी सीट आई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 10 जगह पर, जिसमें केंद्र शासित और जो राज्य हैं हमारे, उसमें 10 जगहों पर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने, और उससे उलट कांग्रेस ने 15 जगहों पर खाता भी नहीं खोला है। यानी 5 वो भी जगह हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां बीजेपी से उसका मुकाबला नहीं था, या था तो भी वो क्लीन स्वीप पर नहीं है, लेकिन वहां भी खाता नहीं खुला। तो इस लड़ाई को आप कैसे देख रहे हैं? विजय जी, मैं पूरी माफ़ी के साथ देशरत्न निगम जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी हुई तो क्या 2024 में केंद्र की सरकार के सारे मंत्री प्रधानमंत्री बदल दिए जाएंगे? क्या ऐसा संभव है क्या? जी, पहले तो आप ये मान के चल रहे हैं कि ये जो नया मॉडल आया इस देश के अंदर, जी, ये मॉडल अपने स्वभाव में ही गैर लोकतांत्रिक है। जी, और ये अपने स्वभाव में ही अधिनायकवादी है कि मैं चाहूंगा तो मैं सबको बदल दूंगा, मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी, जब राज्यों के अंदर, लेकिन लीडरशिप को तो फैसला करना पड़ता है ना। हाँ, लेकिन मुझे याद अच्छी तरीके से कांग्रेस भी इसी तरीके के फैसले करती थी। जी, आप देखिए 1989 में वीरेंद्र पाटिल जीत कर आए, शरद पवार जीत कर आए, एम चन्ना रेड्डी जीत कर आए, और जिस तरीके से राजीव गांधी ने फैसले किए मुख्यमंत्रियों को बदलने के, उसका लॉन्ग टर्म नुकसान क्या हुआ ये सबको मालूम है, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी, दूसरी बात जो अभी निगम साहब ने कही कि हिंदू धर्म जो है वो सबको लेकर चलता है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, हम सब इस बात को समझते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जी, उन्होंने क्यों ग्रेडेड इनइक्वालिटी की बात की? उन्होंने क्यों दलित समुदाय की तकलीफों परेशानियों का जिक्र किया? अगर सबको साथ लेके चलते हैं तो दलितों के अंदर ये भाव क्यों है कि हमें न्याय नहीं मिलता? जहां तक काफिर की बात है तो हिंदुओं में भी मिलिच्छ शब्द का इस्तेमाल होता है जी, जिसका हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जी, तो मेरा कहना है कि हर धर्म के अंदर अपने पॉजिटिव्स होते हैं, हर धर्म के अंदर अपने नेगेटिव्स होते हैं, हर धर्म की खामियां भी और खूबियां भी हैं। जी, हम अगर एक धर्म को उच्च मान लेंगे, दूसरे धर्म को निम्न मान लेंगे तो ये इतिहास की विवेचना ठीक नहीं है। विवेचना ठीक नहीं है, इसलिए हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। जो बात आपने कही 2024 की चुनाव को लेकर, मेरा साफ तौर पर मानना यह है कि आज की तारीख में इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। जी, मतलब अभी की तारीख में जी, जब उनकी लोकप्रियता की तुलना होगी तो जवाहरलाल नेहरू से उनकी लोकप्रियता की तुलना होगी, अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी लोकप्रियता की तुलना होगी, लेकिन आज के दौर में सबसे लोकप्रिय आदमी है। जी, अगर विपक्ष
लड़ने का, जिसे कहते हैं सेम्बलेंस ऑफ फाइट, अगर क्रिएट कर पाया तो 2024 में दिक्कत होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं। अगर वो सेम्बलेंस ऑफ फाइट नहीं कर पाया जी, अगर वो लड़ाई की मुद्रा में नहीं आ पाया, रणनीति नहीं बना पाया, नेतृत्व नहीं चूज कर पाया, मुद्दों पर आक्रामक नहीं हो पाया, तो फिर जैसे 2019 के नतीजे आए वैसे 2024 के भी नतीजे आ सकते हैं। लेकिन हर चुनाव एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। ताहिरा जी, आशुतोष जी ने एक अगर शब्द का इस्तेमाल किया है 2024 के लिए। ये अगर बहुत बड़ा है, कितना छोटा हो सकता है? जी मैंने अपने पहली ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी, मैं फिर कह रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, ऊर्जा आई है। लेकिन आज भी मैं उत्तर प्रदेश में बैठी हूँ, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है। आज इस दौर अभी भी वहाँ पे कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का किसी भी मलिन बस्तियों में या झुग्गी झोपड़ियों में कहीं नहीं दिखाई देते हैं, कहीं नहीं है जी। तो आप जब आपका कार्यकर्ता नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा जमीन पे, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं? मैंने उस वक्त भी कहा था कोई मॉडल नहीं, न दिल्ली मॉडल न गुजरात मॉडल। जो पार्टियां काम करेंगी, अगर अपोजिशन पूरा अपने आप को वार्म अप करके काम करेगा, जनता के बीच में जाएगा, उनके मुद्दों को मुखर होकर उठाएगा, उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं जगह जगह एरियाज में, उनको जाके उठाएगा, तो जाहिर है कि जनता उनके साथ लामबंद होगी। जी दीपक जी, और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, अभी काफिर वाली बात आई थी, मैं इसको मोड़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि काफिर देखिए जाहिल वालाओं का इंटरप्रिटेशन है। आप कुरान में पढ़िए, जाहिल काफिर कहा गया है वो जो गलत काम है, उसका मतलब है जो आप जस्टिस नहीं कर रहे हैं। पूरा देश परसेप्शन से चल रहा है। मैदान में जो प्रॉफिट के नवासे को जिन्होंने कत्ल किया था, वो नमाज पढ़ते थे, वो रोजा रखते थे जी, वो मुसलमान थे ताहिरा जी। लेकिन अभी वो काफिर है। अभी जो सारी पॉलिटिक्स है वो परसेप्शन से चल रही है, जस्टिस करता है, जुल्म करता है। मेरा निवेदन यह है कि अब जो पॉलिटिक्स चल रही है देश में वो परसेप्शन से चल रही है। क्या सही है गलत है इसके तो बहस ही नहीं हो रही, परसेप्शन पर चल रही है। खैर इस पर चर्चा करते रहेंगे क्योंकि ये बड़ा विषय है। नहीं देखिए, जहालत का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। जी जी, जहालत का भी रोल है। मौलानाओं को खुद नहीं पता है जी, वो खुद नहीं पता है ना उनको, जिस तरह की बात करते हैं। दीपक जी, इस्तेमाल नहीं किया जी दीपक जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल कि आशुतोष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि अधिनायकवाद का या अधिनायकवादी नेतृत्व है जो एक जमाने में कांग्रेस में था और उसका नुकसान कांग्रेस ने उठाया, इससे भारतीय जनता पार्टी भी नहीं बच सकती। मुझे ये लगता है विजय जी, आशुतोष जी की बात सही है, लेकिन आज के पूरे देश के सिनेरियो में आप देखिए तो बीजेपी के सामने लड़ने वाली इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करने के बाद वो दूसरे के राज्यों में जब जाती है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती है जी, वहां पे जो मतों का विभाजन होता है उससे बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा मेरा मानना है जी। अच्छा, दूसरी बात, आप मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, गुजरात देखिए कि जहां पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच स्टेट फाइट है जी, लेकिन बाहर की पार्टियां आके वोट डिवीजन करती है जिसका फायदा बीजेपी को होता है। गोवा में हमने देखा विजय जी कि गोवा में टीएमसी भी पहुंच गई, आम आदमी पार्टी भी पहुंच गई। आज के जमाने में सबको लड़ना बीजेपी के सामने है, तो मेरा ये मानना है कि 2024 को देख के सारी क्षेत्रीय पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि उसको अपनी लड़ाई कहां तक लंबी करनी है। अपने एरिया में रहना है कि बाकी सारे एरियाओं में पहुंचकर सीटें भी नहीं लेनी है, एकदम कम परसेंटेज वोट लेना है, बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करना है, वहां पे जो पार्टियां स्ट्रॉन्ग है उसको डाउन करना है। जैसे मैडम ने उत्तर प्रदेश का बताया, तो उत्तर प्रदेश में इतनी पार्टियां हैं जो बीजेपी के सामने लड़ रही है, और सारे पार्टियों का मत का जब विभाजन होता है वो तो फायदा बीजेपी को होता है। बीजेपी को तो ये बात भी सोच जैसी है, समझनी जैसी है, और उसका गहरा गठन होना चाहिए। जी निगम साहब, आशुतोष जी ने जो अधिनायकवाद नेतृत्व की बात की, अधिनायकवादी नेतृत्व की बात की, आरएसएस में संघ में किताबी तौर पे लिखा हुआ है एक चालुकानुवर्ती, लेकिन मेरे को समझ में आती है वो बात, क्योंकि संघ को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा कि उसमें एक कलेक्टिव डिसीजन होते हैं,
कहा गया है एक चालुकानुवर्ती व्यवस्था, लेकिन फैसले जो हैं मोटे तौर पर कलेक्टिव डिसीजन होते हैं। इससे उलट भारतीय जनता पार्टी में कहा गया कलेक्टिव लीडरशिप, लेकिन फैसला एक तरफ होता है, एक तरह से होता है। विजय जी, मैं इस बात को नहीं मानता। वहां पे कलेक्टिव डिसीजन मैकेनिज्म है और वो उसी के तहत काम करते हैं। वो शायद आपको बाहर ना दिखे, लेकिन जो गहन बैठकें होती हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ज्यादा अंदर की बात नहीं जानता, लेकिन वहां पर जिस तरह से गहन चर्चा होती है विषयों पर, और वो ऐसा नहीं चुनाव से पहले होती है, सारे साल चल रही होती है। आज इलेक्शन कोई खत्म हुआ, उन पे चर्चा चालू है। हिमाचल की चर्चा भी वहाँ चालू हो चुकी है। तो गहन चर्चा और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग वहाँ का एक अहम हिस्सा है। और जहाँ नायकवाद की बात, अधिनायकवाद की बात, आप कोई भी रीजनल पार्टी उठा लीजिए, कांग्रेस उठा लीजिए, परिवार से जुड़ा एक नायक है, उसके बाद उसके बच्चे आएंगे। ये बता दीजिए। मैं ये नहीं कहता मैं परिवारवाद में, गुजरात सरकार में सर, गुजरात सरकार का ही फैसला जिसका आशुतोष भी जिक्र किया, और सबको ही पता है कि विजय रूपानी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया एक झटके में। ये कलेक्टिव लीडरशिप का फैसला है, आप बोल रहे हैं? जी। अवश्य देखिए, जब आप इलेक्शन की बात करते हैं तो आपको रेमेडियल मेजर्स लेने पड़ेंगे। हाँ, वो ठीक है, बदलाव हाँ, तो उसी के तहत लिया जाता है। उन्होंने देखा, एक परसेप्शन वहां बिल्ड हो रहा था कि बहुत मेहनत करी, चाहे वो कोरोना हो, सब कुछ हो, सबको परेशानी हुई दुनिया में। मौतें, हिंदुस्तान की जो डेथ रेट है बहुत कम था यूरोप के देशों से, और आप अमेरिका से ले लें, लेकिन एक परसेप्शन हो गया था वहां पर। तो उस परसेप्शन से निपटने के लिए देखिए लेने पड़ेंगे, आपको कड़े फैसले भी लेने पड़ेंगे, और उन्होंने लिए। और एक ऐसे व्यक्ति को लाए जिन्होंने जमीनी स्तर पर सिविक बॉडीज में, पालिकाओं में बहुत जबरदस्त काम किया था, और उनको लाए, उनका एक चेहरा लाए। भाजपा में कोई भी ऊपर आ सकता है, ऐसा नहीं कि एक परिवार का ही व्यक्ति नायक बनेगा। तो या नायकवादी वहां पर ये जो जीत है वो भूपेंद्र पटेल की जीत मान रहे हैं आप? उनकी भी है। देखिए, सबसे बड़ी जीत, जैसे प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया, कार्यकर्ता की है। ग्रास रूट लेवल पे, जमीन पे जुड़ा जो कार्यकर्ता है, जो रात दिन मेहनत करता है, उसको मोहल्ले में सबके नाम तक याद है, उनकी मुसीबतों में खड़ा रहता है, तो वो जीत सबकी है। मोदी जी ऑब्वियसली उस पर आकर जो कहते हैं ना, फाइनल टचेस देते हैं, दूसरे लेवल पे ले जाते हैं इलेक्शन को, तो सबकी जीत है। और कार्यकर्ता को आप नहीं भूल सकते जो नीचे कार्य कर रहा है। ठीक है, आशुतोष जी, आप जोड़ना चाहते हैं निगम साहब की बात में? नहीं, निगम साहब जाहिर सी बात है वो एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो वो उनको डिफेंड करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अभी आप तो मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं, ये जब गुजरात के चुनाव हुए तो क्या मुख्यमंत्री का चयन पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ था क्या? जी, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी थे तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती थी जी। वहां भले ही फैसला अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी करते थे, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वह चर्चा होती थी। और उन चर्चाओं में जो बीजेपी के मुखर प्रवक्ता या जनरल सेक्रेटरी थे वो अपनी बातों को रखते थे जी। सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन कई बार कड़वी बातें कहते थे लीडरशिप के सामने जी। आज वो स्थिति नहीं है जी। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, लेकिन उसकी बैठक उसके बाद कभी भी हुई या वहां जाकर टिकटों का बंटवारा हुआ, मुझे तो ध्यान नहीं। अगर आपको ध्यान हो तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। वो तो उनकी सीसी की बैठक में होता है, लेकिन ये तो सर सब जगह है। विधायक दल की बैठक हिमाचल में होती है और फैसला हाईकमान को करना होता है, तो ये तो सब पार्टी का हाल वही है। विजय जी, जो रोग एक आदमी को लग जाए वही बाकी लोगों के लिए ये बेहतर होता है कि प्रिकॉशन ले। जी, मैंने कहा कि जो रोग कांग्रेस पार्टी को लगा इंदिरा गांधी के जमाने में, जब वो सारे फैसले उनकी किचन कैबिनेट करने लगी, जब ये कहा जाने लगा कि ओनली मैन इन हर कैबिनेट इज मिसेस गांधी, और जब ये कहा जाने लगा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हो गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो गया, लेकिन जब आप संस्थाओं को इग्नोर करने लगते हैं, संस्थाओं का सम्मान नहीं करते हैं, जब एक व्यक्ति संस्थाओं से बड़ा हो जाता है, तब नीचे जो जड़ें हैं वो पूरी तरीके धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। और जो हाल कांग्रेस पार्टी का हुआ वो एक दिन के अंदर नहीं हुआ, लंबा समय लगा उसको। मुझे लेकिन आज जहां कांग्रेस पार्टी पहुंची हुई है वो इसीलिए पहुंची हुई है क्योंकि हमेशा उसको इस बात का इंतजार था कि नेता की नजरों में अगर मैं रहूंगा तो मैं गवर्नर भी बन जाऊंगा, मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाऊंगा, मुझे जमीन पर काम करने की जरूरत नहीं है। अगर भूपेंद्र पटेल इतने ही काबिल थे तो रूपाणी जी के कैबिनेट में क्यों नहीं आए? वो रखना चाहिए ना उनको, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल होना चाहिए ना। अचानक उनके अंदर आपने मुख्यमंत्री का गौरव देख लिया, टैलेंट देख लिया। सर अब वो टैलेंट के बाद तो चुनाव जीत गए ना वो निगम साहब। मुझे 10 सेकंड देखिए, एग्जैक्टली भाजपा में जो एक व्यवस्था बनी हुई है, विप्लव देव को हटाया, उनको जमीन से जोड़ दिया कि आप कार्य करिए अपने राज्य में, तो उनको फ्री किया। इसी तरह रूपाणी जी ने भी जमीन पे बहुत काम किया,
वहां से हटे तो ऐसा नहीं कि उनको खाली बैठा दिया गया। दूसरा, मैं देखिए, ये आशुतोष जी का दर्द इसलिए साफ नजर आता है, ये चाहते हैं कि भाजपा जो अपने अंदर मीटिंग में विश्लेषण करती है वो सार्वजनिक तौर पे एक दूसरे की बुराई करे, तब इनको मजा आएगा। वहां सारी बातें खुल के बोली जाती है लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं कहते। नहीं, मेरे ख्याल से दर्द नहीं है, उनका अपना विश्लेषण है, उनका अपना विश्लेषण है। नहीं, वो दर्द देखिए, मैं आशुतोष को बहुत समय से जानता हूं, हम लोगों ने कम से कम 50 डिबेट एक साथ किए होंगे। वो दर्द हमें इनका समझ में आता है व्यक्तिगत तौर पर, इन्हें भी शायद मेरा समझ में आता होगा। तो लाइटर नोट पे मैं बोल रहा हूं। लेकिन देखिए, भाजपा का जो अनुशासन है वो सारी बातें चर्चा करते हैं, वो एक दूसरे की बुराइयां भी करते हैं, लेकिन वो आपको बाहर करते हुए नजर नहीं आएंगे और उसी के आधार पर फैसले लिए जाते हैं और वो जीतते हैं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने वसुंधरा राजे को नहीं हटाया और लेकिन लोकसभा में सारी सीटें जीत गए। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आपने इतने सारे राज्य गिना दिए जहाँ पे औरों का खाता ही नहीं खुला था। तो वो काम करते हैं और विश्लेषण भी करते हैं, बट शायद कुछ लोगों को नजर नहीं आता, वो अलग बात। जी दीपक जी, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसे देख रहा हूँ पैनल पे जो एक दूसरे के दर्द समझने वाले लोग भी हैं। अभी तो यही शिकायत होती है कि कोई मेरा दर्द नहीं समझता। दीपक, आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं? रियलिस्टिक बात को समझना ज्यादा जरूरी है जी। और रियलिस्टिक बात यह है कि बीजेपी बहुत ही एग्रेसिवली आगे जा रही है। उसको रोकने के लिए विपक्ष को एक होना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं हमको एकदम बिखरी हुई सब नजर आती है और उसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है। और जैसे भी आशुतोष जी ने बोला कि आज के दौर में सबसे बड़े पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के सामने और कौन सा लीडर उसको टक्कर दे सकता है। आज के दिन में हमारे इंडिया में भी जो इलेक्शन सारे हैं वो प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन लोग देखने लगे हैं। सब जगह लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाला कौन, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि रियलिस्टिक बात को समझकर मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, उसको चुनौती देनी पड़ेगी। वहां अगर आप पीछे रहेंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएंगे, तो जैसा गुजरात में हुआ उससे पहले और राज्यों में हुआ वही हमको देखने को मिलेगा। ताहिरा जी, आप क्या सोचती हैं, मोदी के खिलाफ कुछ ताकत बन सकती है अभी जो माहौल चल रहा है? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। मैंने कहा ये मॉडल की बात जो है, नहीं, लेकिन कुछ हाल सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? मजबूती से जमीन पे काम करती हुई दिखेगी जी। कुछ हाल सुधरता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? आपने कोई सवाल पूछा? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कोई हाल सुधरता हुआ दिख रहा है आपको विपक्षी पार्टियों का? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अपोजिशन अगर जमीन पे मजबूती से उतरती है अभी से 24 के लिए, तो बहुत कुछ सुधरता हुआ दिखेगा। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को एक पप्पू बना दिया है। जबकि मैं कांग्रेस की तमाम खामियों को बता रही हूँ कि मुझे उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अगर ये जमीन पे काम करते रहे, कार्यकर्ताओं को उतारते रहे, मजबूत लीडरशिप के साथ उभरे, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत नहीं है, अब जाके कुछ 40% हुई है, तो अगर उभरे तो बहुत कुछ बदल सकता है, ऐसा नहीं है। जी, आशुतोष जी, लास्ट कमेंट। वोट पैटर्न भी बदल सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, कौन चुनौती देगा प्रधानमंत्री को? मतलब देश में बदलाव आ सकता है। विजय जी, एक चीज देखिए, हम कभी कभी भूल जाते हैं अपने पूरे विश्लेषण के अंदर कि आज की तारीख में विपक्ष जब कांग्रेस का सिस्टम था उससे बहुत बेहतर स्थिति में है जी। आज विपक्ष की 11 राज्यों में मजबूत सरकारें जी। ममता बनर्जी है, स्टालिन है, केसीआर है, जगनमोहन रेड्डी है मजबूत नेता 11 राज्यों में। जब कांग्रेस का सिस्टम था उस वक्त कितने राज्यों के अंदर विपक्ष की सरकारें थी, आप जरा गिनकर देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। कोई एक नेता का नाम आप ले सकते हैं? बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, कोई एक नेता का नाम ले सकते हैं? यह है कि हमारे जो विपक्षी नेता है, इनके अंदर राष्ट्रीय सोच का अभाव। ठीक है, अगर राष्ट्रीय सोच इनके अंदर आ जाएगी तो एकजुट भी हो जाएंगे और फिर ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ भी पाएंगे। चलिए, अगर राष्ट्रीय सोच नहीं होगी तो दिक्कत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निगम साहब, आपका शुक्रिया, आशुतोष जी आपका शुक्रिया, ताहिरा जी और दीपक रजानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या गुजरात जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक पाएगा। इस पर 40% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 60% लोग इसके पक्ष में नहीं है। इसका मतलब हुआ कि 60% लोग समझते हैं कि बीजेपी का विजय रथ रोकना मुश्किल काम है।
आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। चुनाव नतीजों के बाद अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात में सरकारें बन गई हैं। गुजरात में हारने के बाद कांग्रेस ने और हिमाचल में हार पर भारतीय जनता पार्टी ने मंथन और चिंतन करने की बात की। अच्छी बात है कि हार पर चिंतन मंथन किया जाए, लेकिन सिर्फ हार पर ही चिंतन क्यों? चिंतन मनन तो जीत पर भी किया जाना चाहिए कि किन वादों के भरोसे पर जीत मिली है, क्या आश्वासन दिए गए, किन लोगों के टिकट काटने से और किन लोगों को टिकट देने से जीत मिली, किन लोगों पर आपने बयानों के हमले किए। इन सब पर विचार करने की भी जरूरत है। कहा गया है कि साधन ही नहीं, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। चुनाव बीत गए तो बात भी गई, बीत भी गई, लेकिन आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हम इस पर विचार करते हैं? सेमीफाइनल के बाद अब राजनीति मैच फाइनल की तरफ बढ़ेगा। फाइनल में विनर कोई भी हो, लेकिन साध्य पवित्र रहे, और इसके लिए सभी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि इससे विश्वसनीयता कम होती है, भरोसा कमजोर होता है, और राजा के लिए सबसे अहम है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। आगे के सफर के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।